हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोग UPSSC द्वारा जो कराए गए एग्ज़ाम है उसमें जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसका PYQ देख रहे हैं। तो हमने 2 वीडियो देख लिए हैं और इसमें से तीसरा वीडियो है, और ये भी वीडियो जो जुड़ा है वो है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स से। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में ये भी वीडियो है। चलिए तो देखिए, इसको देखते हैं हम। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेसर कहलाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर है। अब देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे कि जिनको पहले पढ़ाया जा चुका है उनको मैं सीधे सीधे उनका उत्तर बता दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन जो ऐसे प्रश्न होंगे कि जिनका एक्सप्लेनेशन सच में चाहिए तो वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, क्योंकि वो फिर बर्डन हो जाएगा नहीं तो। और यदि वो चीज़ें आपको जैसे समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ये तो प्रीवियस वीडियो देखें, और जो डिटेल लेक्चर जो बनाए गए हैं कंप्यूटर के वो आप देख लीजिएगा। तो उससे वैसे भी जो डिटेल लेक्चर हैं वो सब कुछ कवर ही कर रहे हैं। अगला देखिए, इसमें प्रश्न आया है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये सारा कुछ किसके कंट्रोल में किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के, क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, डेटा को कैसे स्थानांतरित करना है, ये सब कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। अगला देखिए, प्रश्न आया था, यहाँ पर पहले खाली स्थान दिया गया है, ब्लैंक स्पेस। फिर कह रहा है कि पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्डर्स बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियों जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसका मतलब देखिए, प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे आप कनेक्ट कर लेते हैं बाहर की डिवाइस, चाहे वो हार्ड ड्राइव्स हों या अन्य किसी तरह की ड्राइव्स हों, और आप डेटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो होता है USB। USB को देखिए, यहाँ पर हिंदी में श्रेणी लिखा गया है। अब इसको इसीलिए हमने एक बार ये भी कहा था कि भाई जो भी कंप्यूटर का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो निर्देशित करने के लिए, देखिए, निर्देशित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट हमें मालूम है कि ये CPU का एक मुख्य भाग होता है। अगला प्रश्न देखिए, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर ये सीधे सीधे कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन देखिए, इस सिस्टम को निर्देशित करने मतलब सिस्टम को क्या कर रहा है? निर्देशित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो क्या कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। तो प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, मतलब एक बार ना समझ आए दोबारा पढ़ें, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए, ये सारे प्रश्न, ये प्रश्न किस में आया था? देखिए, एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने पूछा गया सवाल है। अगला देखिए प्रश्न, कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं ये कंप्यूटर के CPU के 3 घटक कौन कौन से हैं भाई? एक तो होता है, देखिए, कंट्रोल यूनिट, जिसको हम अभी देख रहे थे। एक होता है यहाँ पर ALU, और एक यहाँ पर देखिए मेमोरी भी होती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो अपनी कंट्रोल यूनिट है ALU है, और मेमोरी यूनिट है MU, ये इसके क्या होते हैं कि मुख्य भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर जो इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग को कैसे नापते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं कि मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज़ और 16 बिट, और फिर इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है इसमें मिली सेकेंड। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है इसको नापते हैं किसमें? मेगाहर्ट्ज़ में। मेगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? ये उसके कार्य करने की क्षमता है कि वो, देखिए, मेगाहर्ट्ज़ का क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में वो मेगा मतलब टाइम प्रोसेस कर रहा है, उसकी मेगा टाइम जो प्रोसेसिंग साइकिल है वो चल रही है। अगला देखिए, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में, आवृत्ति देखिए, घड़ी आवृत्ति डॉट डॉट में नापी जाती है। तो ये घड़ी प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति का क्या मतलब है? सिस्टम क्लॉक जो होती है, यानी सिस्टम क्लॉक। तो सिस्टम क्लॉक क्या बताती है कि कोई भी प्रोसेसर कितनी तेज़ी से, स्पीड से
प्रोसेसिंग कर रहा है वो इसकी सिस्टम क्लॉक होती है। तो अब किस में बताता है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या दिए हैं, मिनट दिया है, MIPS दिया है, और फिर यहाँ पर मेगाहर्ट्ज़ दिया है, और यहाँ पर देखिए नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है कि मेगाहर्ट्ज़ में यहाँ पर सिस्टम क्लॉक जो इसकी आवृत्ति है वो यहाँ पर नापी जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो घड़ी है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक है वो मेगाहर्ट्ज़ में यहाँ पर उसकी आवृत्ति को, क्योंकि देखिए वैसे भी देखिए आवृत्ति का जो मापन होता है वो किस में किया जाता है, हर्ट्ज़ में किया जाता है ना। तो इससे भी आप इसको अनुमान लगा सकते हैं और टिक कर सकते हैं सीधे सीधे। अगला देखिए CPU की गति को किस में मापा जाता है, तो CPU की गति किस में नापते हैं, मेगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना CPU की गति को नहीं मापता है। अब इसमें से देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हर्ट्ज़ दिया है, एक दिया है ये MIPS MIPS है ये दरअसल उसमें देखेंगे तो, और फिर यहाँ पर दिया है ये देखिए फ्लॉप्स दिया है, और इसके बाद दिया है बाइट। तो देखिए हम बाइट में नहीं नापते हैं, बाकी इसमें हर्ट्ज़ नापते हैं। कैसे, इसकी स्पीड को देखिए हर्ट्ज़ में तो नापते ही, हमने देखा था कि मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद देखिए MIPS, ये क्या है, MIPS का ये होता है कि देखिए इसमें से मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में एग्जीक्यूट करने की जो कैपेसिटी है वो बता रही है क्या, कि भाई जो हमारा प्रोसेसर है CPU है वो कितनी गति से काम कर रहा है। इसके बाद देखिए हम ये देखें कि यहाँ पर देखिए दिया गया है ये फ्लॉप्स है ना, ये दिया है फ्लॉप्स, ये जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन था। तो फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है, फ्लॉप्स का मतलब होता है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्या, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन, मतलब मेगा, देखिए इसका मतलब ये है कि मेगा, ये मेगा क्या है, इकाई है, कि मेगा टाइम जो है ये फ्लोटिंग करता है या उसको एग्जीक्यूट करता है पर सेकेंड, एक सेकेंड में। तो ये भी क्या है कि CPU की जो प्रोसेसिंग है, गति है, उसको मापने की एक इकाई है। अगला देखिए CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। तो देखिए CPU जो क्लॉक स्पीड है, हम अभी देख रहे थे ना वहाँ क्लॉक स्पीड, तो ये संदर्भित करती है। तो ये किसको संदर्भित करती है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये CPU हो सकता है, रैम हो सकता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि ये क्लॉक हो सकता है, और डी ऑप्शन दिया गया है चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकेंड निष्पादित करता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्लॉक है ना, ये क्लॉक क्या थी, क्लॉक वही थी कि भाई एक सेकेंड में जो CPU है वो कितने इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट कर रहा है, उसको कितनी प्रक्रिया कर रहा है। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि चक्रों की संख्या, CPU कितने टाइम फंक्शन एक सेकेंड में कर ले रहा है। अगला देखिए प्रश्न है, किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकेंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसे देखिए मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या है, देखिए क्लॉक स्पीड, मेगाहर्ट्ज़, या यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि क्लॉक स्पीड है, बैंडविड्थ है, आवृत्ति है और फ्लॉप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्लॉक स्पीड है जो मेगाहर्ट्ज़ में हो सकती है, गीगाहर्ट्ज़ में हो सकती है, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड कितनी एग्जीक्यूशन है किसी भी CPU की। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन है, जैसे BPS, MIPS, ये देखिए वही MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो कौन से जनरेशन के उपयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग, डेफिनेटली हम लोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो उपयोग में ला रहे हैं। हालांकि चौथे पीढ़ी के भी देखिए, अब कोई भी पीढ़ी जो होती है तो एकदम से पूरी चेंज नहीं हो जाया करती है, क्योंकि हम चौथे जनरेशन के भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और 5वीं में भी इंटर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लेटेस्ट जो है, मैक्सिमम लेटेस्ट हमारे पास 5वीं पीढ़ी है। अब देखिए इसमें वही देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये फ्लॉप्स का क्या है, ठीक है। फ्लॉप्स को हमने देखा था अभी क्या है कि भाई ये CPU की गति मापने के लिए एक इकाई थी जो कि हमें ये बताती थी कि कितनी स्पीड है CPU की, और इसका जो फुल फॉर्म होता था वो होता था मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्या होता, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये फ्लॉप्स का यहाँ पर फुल फॉर्म भी था।
अगला देखिए प्रश्न पूछा था, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर इसके बाद कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। देखिए ये वाला प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जो प्रश्न यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ये एज इट इज़ भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएंगे, ना रिपीट होंगे तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन में बदल देता है डेटा को, वो क्या है? सिंपली प्रोसेसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है? अब यहाँ कह रहा है कि एक कोई रजिस्टर है सीपीयू के अंदर जिसमें से अगला कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका एड्रेस स्टोर होता है। तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसमें एक एड्रेस रख दिया जाता है और ये एड्रेस लोकेट करता है उस मेमोरी एड्रेस को जहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा स्टोर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ए नाम का डेटा हमें चाहिए, तो ये कर लिया गया, यहाँ पर ए लोकेट कर दिया गया रजिस्टर में। तो सीपीयू ने सीधे देखा कि अच्छा ए नाम का यहाँ पर हमें डेटा लेना है, तो ये सीधे सीधे कंट्रोल पहुँचा दिया गया जहाँ पर मान लीजिए कि वो रैम पे डेटा रखा था। तो रैम पे ए नाम की जो स्टोरेज कैपेसिटी की मेमोरी होगी, तो वहाँ से वो क्या करेगा कि इस डेटा को तुरंत से फेच कर लेगा। तो सीपीयू के पास में एक रजिस्टर है जो अगले प्रोग्राम को, अगले जो भी प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस रखा होता है, जिसमें उसको प्रोग्राम काउंटर नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। अब देखिए ये फ्रेंड्स वो जो कर्सर होता है ना, उस कर्सर को देखिए ये किस प्रकार से परिभाषित कर रहा है। तो इसको आप एक बार हिंदी में पढ़िए, एक बार अंग्रेजी में पढ़िए, प्रश्न जो भी आए आप सीधे सीधे जान जाएंगे कि हाँ भाई ये प्रतीक है, एक तीर के आप देखते हैं ना कि इस तरह का एक एरो होता है और ये कर्सर नाम से इसको जानते हैं हम। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोस BIOS की भूमिका का इसमें से वर्णन करता है? तो देखिए बायोस क्या होता है? बायोस भाई एक प्रोग्राम होता है जो कि रोम पे स्टोर रहता है और वो ये क्या करता है कि ये जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होता है और बायोस प्रोग्राम आगे चल के क्या करता है कि ये देखता है, चेक करता है कि भाई इसमें कौन कौन से डिवाइसेस लगे हैं। फिर इसके बाद में बूटिंग प्रक्रिया में ये OS जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर बूटिंग टाइम में क्या किया जाता है कि रैम में लाके स्टोर कर दिया जाता है और फिर इसके बाद में कंप्यूटर की प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बी ऑप्शन यहाँ पर दिया था कि यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। तो कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या बायोस जो है यही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और ये देखिए लोअर के मेंस में पूछा गया था प्रश्न, किसमें? लोअर के मेंस में पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है देखिए स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर और प्लॉटर। तो देखिए जो प्लॉटर है ना, प्लॉटर बड़े बड़े बैनर के लिए बनाया गया है। इसमें से जब हमें जैसे ये देखिए दिया गया ना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो बड़ी बड़ी डिज़ाइन जब हमें बनानी होती है उसको प्रिंट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का यूज करते हैं। ये जैसे हमारे पास देखिए प्रिंटर होता है तो प्रिंटर क्या करता है भाई? पेज को प्रिंट करता है। और जो प्लॉटर होता है वो बड़े बड़े बैनर्स हैं या बड़ी बड़ी डिज़ाइंस हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसका स्ट्रक्चर हमें तैयार करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? इसी प्लॉटर से उसको प्रिंट करके बाहर निकालेंगे। वही इसमें पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप। देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया होगा, ALU का पूरा नाम है पूछ रहा है ये, है ना? तो सीधे सीधे आप जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? अब ऑप्शन है देखिए प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है और ALU है। ALU जो है ये सेंट्रल प्रोसेस CPU का एक भाग है, कंट्रोल यूनिट भी इसका भाग है और मेमोरी यूनिट भी इसका भाग है CPU का। तो देखिए प्रश्न है ना, ये कई बार देखिए रिपीट हो रहे हैं, तो प्रश्न रिपीटेड अगली बार एग्जाम में पक्का मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? देखिए फिर से वही पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि देखिए ALU है, CU है, रजिस्टर्स है और रैम है। अब देखिए इसमें से देखिए
अब ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, अब हमने यहाँ तो ये तो पढ़ा कि भाई मेमोरी यूनिट भी इसका भाग है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये पूछ रहा है और भी नज़दीकी से, तो देखिए ALU तो इसका भाग होगा ही होगा, CU कंट्रोल यूनिट भी होगा, और रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स को हमने पढ़ा है कि ये CPU के अंदर ही होते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रैम है ना, तो रैम को हमें इससे बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी हम यहाँ पर टिक करेंगे कि भाई कौन सा हमें ऑप्शन टिक करना है। अगला देखिए, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। तो रजिस्टर्स जो होते हैं जो कि CPU के अंदर होते हैं, तो क्या करेगा भाई, रजिस्टर्स में अगर डाटा नया लिखना है हमें, तो हमें पुराना डाटा को क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसमें देखिए बता रहा था कि रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। अगर हम दोबारा उसमें कोई डाटा लिखेंगे तो उसके पहले जो डाटा स्टोर है उस डाटा को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्स की जो स्पेस है वो काफ़ी छोटी होती है, और लेकिन हमें ये मालूम है कि इसकी जो गति है डेटा की एक्सेस होने की बहुत तेज़ होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोग्राम काउंटर, एक बार जिसको हमें देखिए अभी पढ़े हैं, तो प्रोग्राम काउंटर देखिए अनिवार्य हिस्सा है किसका, CPU का है, क्योंकि भाई प्रोग्राम काउंटर CPU में अंदर ये रखेगा कि भाई आगे हमें जो डेटा चाहिए उसका एड्रेस यहाँ पर लोकेट करके रखेगा। अगला प्रश्न है देखिए, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डॉट के घटक हैं, तो किसके घटक हैं, ये हार्डवेयर है भाई। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, कैबिनेट भी देखिए ये बाहरी जो खोल है वो क्या है, सब ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है, क्योंकि कंप्यूटर भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। तो CPU की सबसे ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है और DVD है, तो सबसे तेज़ी से एक्सेस किसको करेगा, रैम को करेगा। इसको हमने पूरा चार्ट भी देखा था कि कैसे भाई सबसे पहले रजिस्टर्स होगा, फिर कैश होगा, फिर इसके बाद में रैम होगा, फिर जो सेकेंडरी स्टोरेज होंगे, फिर वहाँ तक एक्सेस पहुँचेगा CPU का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन एक बार पढ़ाया जा चुका है। तो देखिए क्या होता है कि ALU मान लीजिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद में अगर ये ऑपरेशन पूरा नहीं परफॉर्म हुआ है तो इसकी जो मीडिएटर जो डेटा होता है उसको यहाँ रजिस्टर्स में स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है। तो ALU का जो मीडिएटर डेटा है, अस्थायी रूप से जो आंकड़े वहाँ पर होते हैं उसको रजिस्टर्स में स्टोर कर लिया जाता है, पुनः उसको फिर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है। तो CPU मेमोरी में देखिए कौन सा शामिल है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी मेमोरी, केवल, अब स्क्रैच का यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कैश है दरअसल ये, ठीक है, कैश और पैड मेमोरी, और ये देखिए स्क्रैच, पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये स्क्रैच, पैड और ये कैश मेमोरी जो दिया है ये CPU के एक्सेस में जल्दी ही होते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, कार्यक्रम काउंटर यानी कि प्रोग्राम काउंटर। अब देखिए यहाँ ये हिंदी में लिखा है ना, इसको अंग्रेजी में भी पढ़िए, जो कि अभी हम देख रहे थे ना प्रोग्राम काउंटर, ये तो प्रोग्राम काउंटर जो है ये PC का रजिस्टर है, तो ये क्या स्टोर करता है, ये एड्रेस स्टोर करता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है एड्रेस के लिए, पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, ठीक है, अंतिम मेमोरी ब्लॉक, देखिए निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, कि अगला कौन सा प्रोग्राम हमें उठाना है स्टोरेज से उसका पता होता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और ये उपयोगी भी हैं फ्रेंड्स। इनको आप देखिए सुन के याद करिए या फिर किताब से पढ़ के याद करिए। एग्ज़ाम में यदि अच्छा परफॉर्म करना है तो ये हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसमें से पढ़ते रहिए आप, बाकी चीज़ें भी देखिए, बाकी GS की चीज़ें भी देखिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे आप कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।